In the previous episode of Motivational Medical, गेस्ट हैं वो बहुत ही मोटिवेशनल इंसान है। पर्सनली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ही इज़ डॉक्टर विजय कुमार। ही इज़ MBBS फ्रॉम कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एंड MD फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU बनारस। इट्स माई प्लेजर यू हैव इन्वाइटेड मी। एंड उसके बाद भी मैंने जो है डायरेक्ट MBBS नहीं किया है, मैंने उससे पहले एक BSc MLT लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया था। हाउ डिड KMC है? KMC मणिपाल आप कैसे गए? क्योंकि आपने बताया कि आप थोड़ा लोअर सोशल बैकग्राउंड से थे, तो सर हाउ डिड यू अरेंज? और कि लोगों का तो सपना होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाऊं। को कोई भी जायदाद में कुछ मत देना, 1 रुपया भी, और ना मेरे को मेरी शादी में खर्च करना। जो मेरा हिस्से का पैसा बनता है वो मुझे अभी दे दो। तो सर जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में एक सिनेरियो है सर, थोड़ा सा सोशल बॉयकॉट रहता है कि अरे तुम तो प्राइवेट कॉलेज से हो। बीइंग फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि आपके लिमिटेशंस हैं, आप ये नहीं कर सकते, अरे तुम्हें ये नहीं आता होगा, तुम नहीं कर सकते। बेसिकली ये सिखाया जाता है। कहीं आपको मतलब वो सोशल बॉयकॉट फेस करने को मिला हो? लोगों का ये रहता है कि अरे मैं इस फलाना कॉलेज में नहीं हूँ इसलिए मैं ये सब नहीं कर पा रहा, अरे मैं एम्स में होता तो मैं ये कर लेता, मैं KGMC में होता कर लेता, मैं IIT में होता तो ये चीज कर लेता। सिंस आप जैसे आप भी एक प्राइवेट कॉलेज में थे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इज इट नेसेसरी टू बी इन अ गुड कॉलेज? और वो बंदा इतना नीचे है, मैं उससे जाके बात कैसे करूँ? ये भी सिर्फ आपके थॉट्स है। आपका जो AI PG का फेज था सर नेक्स्ट में, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब आपने एक स्टीरियोटाइप को गलत प्रूफ करके ऑल इंडिया इतनी अच्छी रैंक लाई, लाइक टॉप रैंक सर, तो कैसा आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें काफ़ी आंसर आपको मिलेंगे इस मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के। अब ये ना चीज़ें डेफिनेटली इजी तो नहीं होती है, क्योंकि आप लर्न कर रहे होते हो। आपका माइंड आपको लर्न करने से हमेशा हिंड्रेंस करता है कि ये डिफ़िकल्ट काम है भाई, ये तो नहीं करना है ना। अब मेरी जो प्रिपरेशन रही है ना, तो वो इतनी पागलों की तरह रही है। अब यहाँ चीज़ अब मैं ये बताता हूँ, जितने भी लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि हाँ भैया कैसे ये सब इजी निकल जाए, मैं खेलता रहूं, और ये मैंने ना दुनिया छोड़ी थी पूरी, और ये टोटल ट्रू है। मेरे को याद नहीं रहता था, मैं डफर स्टूडेंट था, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। तो मैंने छोड़ी थी दुनिया, और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग था। हार्ड वर्क तो मैं उसको बोलूँगा ही। और जब मेरी प्रिपरेशन थी तो मैंने कहा था यार ये तो मुझे करना ही करना है। इतनी ज़्यादा मतलब वो एक आग होती है ना अंदर से, वो जब आपके मोटिवेशन और आपको ये हो जाता है ना कि हाँ मुझे करना ही करना है, तो आप करके ही रहोगे वो। अगर यहाँ पे जितने भी लोग प्रिपरेशन करना है, अगर आपको अंदर वो फील आ गई कि हाँ मुझे करना ही करना है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितना ही सीट्स कम हो, कितना भी कुछ हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मैं लिखित में दे रहा हूँ। यस सर, डेफिनेटली। और ये तो लाइफ का एक बहुत छोटा पार्ट होता है। जब आप और आगे आओगे, ये एंट्रेंस वाला आपको छोटा लगने लगता है। उस टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो तो नए नए पहाड़ आते रहते हैं। तो लेकिन एक बार अगर आपको हैबिट डल गई कि इस पहाड़ पे कैसे चढ़ना है मेरे को, वो डल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मुझे याद नहीं रहता था, तो मेरा फंडा ये रहता था, मेरे पास बहुत सारी टिप्स थे, मैं लोग ऑब्जर्व करता था किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर सॉल्यूशन ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब हो सकता है कि आप मेरे से हेल्प ले लो, आप सेपरेट हेल्प ले लो। हर किसी की लाइफ की अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो आप कभी भी मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम्स थी मुझे याद नहीं रहता था, तो मैंने क्या किया था कि मेरी जो रूम था, यस सर, जितनी भी याद वाली चीजें थी ना, एक तो होता है कंसेप्चुअल, आपको चीज समझ में आ गई स्टोरी की तरह। अब कुछ कंसेप्चुअल चीजें होती है जैसे कि पाथवे,
तो अब पाथवे है, आप उसको इजीली देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि हाँ कि मेरे यहाँ पे लाइट आई, वो रेटिना में गई, वो ऑप्टिक नर्व में गई, ऑप्टिक क्याज्मा में गई, आगे फिर ऑप्टिक नर्व में गई, वहां से फिर वो ब्रेन में हॉस्पिटल एरिया में गई। ऐसी हियरिंग का है, ऐसी सर्जरीज है। तो ये सारी चीजें आप जो है क्लियरफुल इमेजिन कर सकते हो और इजीली आपको एक एज अ स्टोरी समझ सकते हो ये सारी चीजें, तो है ना, कि जैसे अप्रोच करना है या कार्डियक एग्जामिनेशन करना है, रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन करना है, तो ये सारी चीजें इमेजिन कर सकते हो। लेकिन कुछ होते हैं फैक्ट्स, है ना। अब है कंपटीशन, सब कंसेप्चुअल पूछ देंगे तो फिर वो नहीं है ना, सीट की लिमिटेशन है और हमने भीड़ दौड़ाई है। अब भीड़ में कुछ ही लोगों को मिलना है, तो उसमें उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। अब इसमें ये नहीं है, अब गुस्सा नहीं है ना कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। अरे ऑब्वियसली इसीलिए पूछ रहे हैं कि भीड़ हटानी है, कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। तो उसमें क्या है, अब फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अब फैक्ट्स का देखो भाई, मुझे तो याद होता नहीं था, मैं तो था डफर स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरा, लेकिन मैंने चीजें ऑब्जर्व करता था और मैं सॉल्यूशन ढूंढता था। तो मेरी क्या टिप्स थी मैं वो बता देता हूँ, कैसे मेरी रैंक आई थी। मैंने जो है, एक तो मैंने ये था कि जितने भी फैक्ट्स थे मैंने वो सब के सब लिखे थे पेजेस पे, और मैंने जो है अपने रूम की सारी वॉल्स पे वो चिपका दिए थे मेरा। और वो होते होते जब एंट्रेंस आया था, बिलीव मी, मैं रूम में ऊपर से नीचे चारों तरफ की वॉल में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पे खाली पेपर वर्क। हाँ, मेरे जो रिलेटिव आते थे उन्होंने तो पक्का ये सोच लिया था ये तो पागल हो गए। तो और मेरे पेरेंट्स को तो खैर पहले से ही लगता था कि हो गया। तो ये सब चीजें जो है होती है, तो कोई नहीं, हमें पागल भी बनना होता है, तो हाँ पागल ही है, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लेते हैं। तो उसमें जो है मैं सारे के सारे फैक्ट्स चिपकाता था, क्योंकि मैं अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता था। और ये जो एग्ज़ाम वाला टाइम होता है उसमें वैसे ही इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, एंट्रेंस के जब आप एग्ज़ाम दोगे 19 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके, और वो सब के सब याद करो, और हर किसी में इतने सारे फैक्ट्स हैं, है ना। अब याद तो करना ही है, आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आपने करना है, आपको प्रूफ करना ही करना है अपने आप को। तो ये था। और फिर और क्या चीज़ें थी, मैं ऑब्जर्व करता था कि हाँ, मुझे ये पता था कि भाई क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग वही हैं सेम, थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं। तो जो माइंडसेट होता है ना क्वेश्चन बनाने वाले का, वो सेम ही रहता है। मान लो अगर मैं पेपर बना रहा हूँ, हर साल मैं ही बना रहा हूँ, मैं कितना ही बदलूंगा। अगर मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड मान लो कि मलेरिया है, और तो मैं मलेरिया पे पूछूंगा ही पूछूंगा। अब आप एम्स का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे माइंडसेट जो है वो। ओके सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं सर। और ये जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है जो सर ने दी है, रिपीटेड रिविजन्स आर नेसेसरी। तो रिवीजन जैसा आपने बताया कि सर होना चाहिए, और कुछ टिप्स सर इसके अलावा फॉर पीजी प्रिपरेशंस जो आप देना चाहें? तो जैसे कि अब उसमें ये वाली बात भी आ जाती है देवाशीष, जो पहले पूछा था ना आपने कि बुक्स जो है टेक्स्ट बुक, या फिर आप ये जो क्विज की बुक्स आती हैं या ये एंट्रेंस बुक्स आती हैं इसके लिए। तो इसमें देखो अब यही हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज़्यादा वाइड है, वो आपकी लिमिटेशन से बाहर चला जाता है कि इतने कम पीरियड में आप इतनी मेमोरी अपने माइंड में बना ले, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा है मेडिकल फील्ड, और 19 सब्जेक्ट, और कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं एक एक पेज पे, उसमें एक एक बंदे ने अपनी पूरी लाइफ लगाई हुई है। तो जब किसी की इतनी लाइफ लग चुकी है, तो आप नहीं कर सकते हो कि आप 5 ईयर में इतने सारे लोगों की पूरी जानकारी, लाइफ का एक्सपीरियंस आप खुद से ले लो। तो चीज़ें वहाँ पे ये हो जाता है कि आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। उसमें क्या होता है कि तब ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि हाँ कैसे करना है, कि ऑलरेडी जो लोग पेपर्स बना रहे हैं वही पेपर बनाएंगे, तभी हम जो है प्रीवियस ईयर्स के और ये सब क्वेश्चंस हेल्प करते हैं। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन जो है वही आ जाएंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि वो जो एग्जामिनर बना रहा है उसका माइंडसेट क्या है, वो किस जगह से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ऑब्वियसली वो वहीं से कुछ ना कुछ लेकर के पूछेगा। डेफिनेटली समझ रहे हो। और जब आप एग्जाम में बैठे हो ना, उस टाइम जो है लॉजिक भी बहुत काम करता है,
क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसके ऑप्शंस इतने इलॉजिकल हो जाते हैं कि हाँ कि ये तो इलॉजिकल है, ये यही वाला होगा आंसर, तो फिर रूल आउट करके। क्योंकि हमेशा हमें ये नहीं पता कि हमसे जो पूछा है एंट्रेंस में क्या है कि हमसे जो पूछा है उसका आंसर हमें नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है उसने जो पूछा है तो ये आंसर तो उसका नहीं है और ये तो हो नहीं सकता। तो तब भी आपको वो अटेम्प्ट करना है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, टिप्स मैंने तो इसकी लिस्ट बना ली थी कि मुझे कैसे जाके एग्जाम में कौन सी चीजें फॉलो करनी है। मैं उसी माइंड सेट से गया था, क्योंकि मैंने बताया मेरे को तो याद रहता नहीं था और मैं तो डफर था। हाँ, तो तब ये चीजें जो है आपको खुद ही आप अपनी रेस में दौड़ोगे। सर अगर आप डफर को डिफाइन करेंगे तो एवरी मेडिकल स्टूडेंट विल लव टू बी अ डफर सर। अरे बिल्कुल, और मैं तो बोलता हूँ कोई जितने भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ भाई मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एम्स का नहीं हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कोई कुछ नहीं, सब झूठी बातें। आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं और आप किसी से भी आगे कभी भी निकल सकते हो। यस सर, डेफिनेटली। इसी पे सर मैं एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ड्यूरिंग मतलब आपकी प्रिपरेशन या प्री मिड लाइफ में काफ़ी आपको भटकाव आए होंगे, कहते नहीं हम लोग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लोगों की लाइफ में, और काफ़ी चीज़ों पे मन लगता है जो कि नहीं ज़रूरी होती है, और मतलब काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस, काफ़ी मतलब चीज़ें होती है, काफ़ी माइंड हमारा रेस्टलेस रहता है। तो उसके लिए कोई आप जैसे टेक्निक फॉलो करते हो जो आपके माइंड को काम करने में, कोई मेडिटेशन या मतलब इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें? बेसिकली मेरा सवाल सर आपसे ये है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देवाशीष, और ये नॉट इवन फॉर द स्टूडेंट्स, मेडिकोज, नॉन मेडिकोज, ये जो क्वेश्चन है ये हर किसी की लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A to Z एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग का ये क्वेश्चन है कि जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है उनको कैसे। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखो, मेरे को तो खैर उस टाइम डेफिनेटली मेरे साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन होती थी और मेरा माइंड तो ऐसा लगता था मुझे कि यार ये सोचता ही चले जा रहा है, सोचता ही चले जा रहा है, सोचता ही चले जा रहा है, कोई मतलब रुक ही नहीं रहा है, मेरे से पूछ भी नहीं रहा है, बस सोचे ही चले जा रहा है, सोचे ही चले जा रहा है। तो ये मेरे साथ तो बहुत था। अब जहाँ पे जब, लेकिन अब के टाइम पे मैं इसका आंसर कर सकता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मेरे को बाद में इसका सॉल्यूशन मिला, बट मैं सब शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो कैसे आप अपने माइंड के साथ जो कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, और इतना कॉमन, इतनी सारी चीज़ें, आप इतनी आगे बढ़ के भी डिप्रेस हो रहे हो, इतनी पीछे रह के भी डिप्रेस हो रहे हो, आपका माइंड कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, वो सोचे जा रहे हो। अब थिंग्स क्या है, अब यहाँ मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जो हैं एक सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है जो हमें एक अर्थ पे आ गए हैं। यस सर। ठीक है, अब हमारी जो है ये ऑर्गेनिक मैटर की जो है लिमिटेशंस है, यहाँ पे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स की हमारी अलग अलग सेल्स हैं उनका एक फंक्शन है। यस सर। तो हमारा जो माइंड है ना, उसका ये फंक्शन ही यही है कि थिंक, और वो जो है उसका काम ही है कि सोचना और आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ला के देना। अब आप उसके सामने जो है कुछ भी, उसमें क्या है कि आप कुछ भी सीड डालोगे ना वो प्लांट बनेगा, है ना। तो अब उसमें क्या है ना कि जैसे अगर आप देख रहे हो, हम क्या करते हैं ना कि हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम जितने भी हमारी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, हम क्यों खुश हो रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, ये सक्सेस है, ये फेलियर है, ये लॉस है, ये बेनिफिट है, ऐसे चालाक बनना चाहिए, ऐसे हम आगे निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम एक माइंड, जब बच्चा पैदा होता है ये सारी चीज़ें उसको पहले सिखाई जाती है। ठीक है, पहले उसको ये बताया जाएगा हमारे माइंड को कि इस कंडीशन में तुम्हें खुश होना और इस कंडीशन में तुम्हें शायद दुखी होना, तभी तो वो हो रहा है ना। यस सर, डेफिनेटली सर। तो इसी तरह से जब हमारी जो मेन अभी क्या है ना, अभी मूवी, सेलिब्रिटी, टीवी, इंटरनेट, ज्यादातर जो माइंड के स्टिमुलस है हमें मिलते हैं यहाँ से। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। क्योंकि 4 to 5 आवर्स पर डे एक इंसान अपने फोन को देता है, पहले जो टीवी को देता था अभी टीवी को भी दे रहा है।
तो Definitely, sir. जब आप कितना भी आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। लोग मुझे आके बोलते हैं कि भाई हाँ हम तो जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, लेकिन वो इंटरटेनमेंट क्या है कि आपके दिमाग को ना एक मेमोरी बनाता जा रहा है, उसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, Definitely. आप कुछ कर नहीं सकते, वो एक मेमोरी बनाता जा रहा है। तो कि जो रिपीटेड स्टिमुलस फिर वो आपसे चाहेगा, और फिर जब आप वो Definitely. नहीं करोगे तो फिर आपको क्या है, एक सैड फीलिंग आएगी और मजा नहीं आएगा। एडिक्शन एक हाँ, तरीके का सर उसी हम को लोग कह एडिक्शन सकते हैं। है, तभी तो आप बार बार जी। मोबाइल खोल रहे हैं, बार बार इवन चीजें, और बाकी एडिक्शन का भी यही गेम है। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या होता है ना, कि मैंने Yes, बताया कि हमारे बॉडी सारे पार्ट्स की ना एक एक सेल्स के अलग अलग है। अब मेडिटेशन क्या होती है ना, ये मेडिटेशन यहाँ पे मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने मेडिटेशन पे बहुत बुक्स पढ़ी है, थिक नाथ हंट, बुद्धिज्म, और भी बाकी लोग हैं काफी सारे साइकोलॉजिस्ट जिनकी मैंने मेडिटेशन की बुक पढ़ी है। बट फाइनल जो चीज एक्यूमुलेट होके आती है मैं आपको बता देता हूँ। मेडिटेशन Yes, के sir. लिए मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो आप अगर सोच रहे हो कि एक साधु बन जाना या जाके हिमालय पे जाके बैठ जाना, हमें वो सब नहीं करना है। उन्होंने वो किया था बट दे रियलाइज वो सही नहीं है। हमें इसी, हमारा जो पर्पस है लाइफ का वो ये है कि हमें इसी अर्थ पे रहना है, सब लोगों के Yes, बीच sir. में रहना है, और हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने हैं जिससे अपनी और दूसरों की लाइफ इजी होती रहे। मेडिटेशन क्या है, फोकस क्या है, ये सब चीजें Yes. मैं बताना चाहूंगा कि कैसे फोकस करते Yes, हैं, sir. क्या मेडिटेशन का मतलब होता है। मैंने इस पे काफी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने काफी जो है हमारी स्पिरिचुअल्स बुक पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी धर्म की, जैनिज्म, गीता, है ना, काफी सारी मैंने बुद्धिज्म, स्टाओइज्म ये सब पढ़ी थी। तो जब ये Yes, सब पढ़ने के बाद जो चीज़ें रियलाइज होती हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमारे Yes, sir. माइंड को ना कभी भी नेगेटिव वो नहीं बोल सकते कि आप ये मत कर, है ना। अगर आप कुछ भी दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं तो इसका मतलब वो मेमोरी बनेगी, Definitely, और sir. वो उसके बाद माइंड जो है उस पे सोचेगा, है ना। अगर मैं बोलूँगा कि देवाशीष डोंट थिंक अबाउट टाइगर, है ना, Yes, तो sir. माइंड ये नहीं करेगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो माइंड, मैंने क्या है, Definitely, sir. स्टिमुलस दे दिया टाइगर एंड डोंट थिंक बट यू विल थिंक, है ना। तो इवन सेम चीज ये होती है, अगर मेरे को कोई एडिक्शन है तो मैं तो यार सिगरेट Yes, नहीं sir. पीऊंगा, तो मैंने क्या स्टिमुलस दे दिया, मैं तो यार अल्कोहल नहीं पीऊंगा। Yes, तो sir. लेकिन मैंने अपने माइंड को एक सिग्नल दे दिया कि अल्कोहल, मेरा तो यार ब्रेकअप हो गया, मैं उस लड़के के बारे में सोचूंगा ही नहीं, उस लड़के के बारे में तो मैं सोचूंगी Yes, ही नहीं sir. अब बिल्कुल भी, मेरे लिए तो मर गया वो। लेकिन मैंने क्या किया, स्टिमुलस दे दिया। तो ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं कि मेरा मनी का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब भी हम बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो अभी नहीं सोचूंगा, तो हमने क्या किया, स्टिमुलस दे दिया। तो अब क्या इसके सॉल्यूशंस क्या है ना, हम एडवांटेज ये है कि हम ऐसे एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में आए हैं कि ऑलरेडी लोगों ने बहुत काम किया है और काफ़ी सारे सॉल्यूशन हमें दे दिए। तो हमारा फर्ज यही बनता है कि उनके एडवांटेज उठाना जो ऑलरेडी लोगों ने काम किए, और उससे ज़्यादा आप काम करके देना अर्थ को, कि जिससे हमारी और जो बाकी के Definitely, sir. ह्यूमन बीइंग है उनके एफर्ट्स कम हो और लाइफ की सफरिंग कम हो। तो मेडिटेशन में क्या होता है ना, मेडिटेशन का मतलब, अब ऑल दीज आर अकॉर्डिंग टू मी एंड जो मैंने अपने लिए सॉल्यूशंस बनाए हैं वो। मेडिटेशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जा रहे हैं किसी हिमालय पे बैठ के और बोल रहे हैं ओम, ये सब मिथ है। मैं एक सिंपल जी, सी एक्सरसाइज फोकस की भी और मेडिकेशन की भी अभी करवा देता हूँ कि जब आप मान लो कि आप वेले Yes, sir. हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, वही होती है मेडिटेशन, है ना। इफ यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि मतलब Yes, sir. मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। देवाशीष तुम अभी करके देखो, मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ कि कुछ भी मत सोचो, बस ये देखो 2 सेकंड के लिए कि Yes, मेरी sir. सांस अंदर जा रही है, आ रही है, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम एकदम वेले हो। Yes, sir. बस तुम किसी भी पोजीशन में हो, कैसे भी बैठे हो, कैसे भी लेटे हो, अगर तुम बस ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ सांस जा रही है, Yes, sir. सांस आ रही है, तो ये तो है मेडिटेशन, यही है बस मेडिटेशन। मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें पढ़ोगे, Yes. पढ़ने के बाद, तो ये जो Yes, 2 sir. सेकंड देना है, इसी का बस टाइमिंग बढ़ाना है कि मुझे कुछ नहीं करना है, एकदम वेलो की तरह पढ़े रहो और देखो कि मेरी सांस जा रही है और आ रही है। तो ये तो हुई मेडिटेशन। अब फोकस क्या है,
जब हम अपनी इसी मेडिटेशन का करके फायदा उठा के हम ये अपने माइंड, अब क्या है ना कि माइंड हमसे काम करवा रहा है हमारी पूरी बॉडी से, और हमारे ऊपर एकदम कैप्चर कर लेता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लॉस है, ये फायदा है, ये नुकसान है, ये घाटा है, ये सोशल है, ये नहीं है, ऐसे आगे बढ़ना है, ये ऊंचा है, ये नीचे, ये सब माइंड की करतूते। तो अब माइंड को कैसे चकमा देना और फोकस कैसे करना है, क्योंकि हमें 1000 प्रॉब्लम्स पे तो जाना ही नहीं है, हमें तो करके दिखाना है ना। तो अब हमें कैसे फोकस करना है, उसका सॉल्यूशन ये है कि 1 सेकंड के लिए तुम ब्रेथ लो और ब्रेथ लेने के बाद अपनी ब्रेथ को होल्ड करो और जिस काम को तुम करना चाहते हो उसके बारे में सोचो। अब अपनी आंखों को बंद कर लो और उसके बारे में सोचते रहो। अब आप अपनी ब्रेथ लेना भी स्टार्ट कर दो, लेकिन उस काम के बारे में सोचते रहो। तो ऐसा करके देखो कि ब्रेथ लो, होल्ड करो और अब सोचो कि एंट्रेंस निकालना है, अब उसके सॉल्यूशन क्या क्या है। अब अपने माइंड को एक कमांड दे दो कि मुझे ये काम करके दे। यस। तो अब आपका माइंड जो है सॉल्यूशन ढूंढने चालू कर देगा। तो ये होता है फोकस। ठीक है, ये चीज होती है फोकस। अब इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना बस आप इंप्रूव होते जाओगे। डेफिनेटली सर, काफी मैंने भी करके देखा। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब आपका माइंड आपसे काम नहीं करवा रहा है, आप अपने माइंड से काम करवा रहे हो। अब सब कुछ आपके कंट्रोल में, मतलब जो माइंड है वो आप अपने हिसाब से चला रहे हो, वो अपने हिसाब से तुमको नहीं चला रहा है। तो यही सेम चीज फॉलो जो कर सकते हैं आप। अगर एडिक्शन है कोई अल्कोहल का, आपका अगर स्मोकिंग का है, या फिर आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, या आपको मनी का लॉस हो गया है, फैमिली प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से भी ये चीज़ जो है बहुत इजीली बचा लेते हैं। जिससे अगर यही, क्योंकि अब क्या है, हमें यही तो करना है कि माइंड से हमें काम करवाना है, माइंड को हमसे काम नहीं करवाना है। अगर माइंड के ज्यादा सोचना, ज्यादा काम करना है, इसी से ही तो प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये सब यही तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो माइंड हमसे काम करवाए चले जा रहा है और हमें कोई वो ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हम तो गुलाम बन गए यार। अब क्या है कि अब क्या है, मैंने बताया ना, माइंड बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप अपने टीवी पे और अपने मोबाइल पे और किसी भी चीज को आप अपना समय दे रहे हो तो यू आर वेस्टिंग। मेरे को लगता है कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वेस्ट कर रहे हो देन द मनी। डेफिनेटली सर, है ना, क्योंकि वो तो बंदा सामने वाला सेलिब्रिटी है या जो भी है, चाहे अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, वो तो आपको वहां से कुछ बोल रहा है, वो अपने पैसे ले रहा है और आपका समय ले रहा है, और उसके बाद वो जो है चीजें बेचेगा। तो ये जो है आपने अपना उसको क्योंकि आपके माइंड में उसने स्टिमुलस डाल दिया सर। अब उसके बाद आप ये सोचते रहो बेशक ही कि नहीं यार मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो इससे इजीली निकल जाऊंगा और मैं वो पूरा एकदम सब सोशल मीडिया पे सब देख लूंगा, नॉलेज भी आ जाएगी और ये भी हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। उतने ही स्टिमुलस देने हैं, बाकी अपनी लाइफ रिलैक्स रखनी है और जो इम्पोर्टेंट चीजें वो आपके पास तक पहुंच ही जाती है। मैंने कोरोना के दौरान, कोविड सिनेरियो, इस पैंडेमिक के दौरान बिल्कुल भी चीजें, मैं बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल न्यूज़पेपर और ये कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, कभी नहीं पढ़ा। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मुझे ऐसी कहीं ना कहीं से पता चल जाती थी, मेरी मदर वगैरह बता देती, और बाकी जो हमारे ट्रीटमेंट है वो हमारे डॉक्टर्स के इतने सारे ग्रुप हो गए, अब उसमें कुछ ना कुछ डलता रहता है। यस सर। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज आ रही है ना। यस सर, ऐसा नहीं करना है। अब जरूरी थोड़ी है ना कि हमारे सेलिब्रिटी हमें फोन पे बताए कि कोरोना से कैसे बचना है ना। सबसे ज्यादा नॉलेज जो है उनको नहीं होगी ना कोरोना के बारे में, बट फिर भी वो हमें दे रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं। तो खैर वो अलग बात है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, बट यू हैव टू चूज द राइट पर्सन कि कौन कैसे स्टिमुलस आपके माइंड को दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपना टाइम ऐसे ही मत दो टीवी पे, मोबाइल पे, चलो खोल लिया फेसबुक, तो चीजें समझ रहे हो देवाशीष। तो अब ये जो था यही मैं बता रहा था कि अब जो शायद मेरे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जो आपने पूछा था ना कि डिस्ट्रैक्शन, कि मुझे ना बहुत डिस्ट्रैक्शन है और मेरा माइंड तो चलता ही चला जा रहा है, अब मैं क्या करूं।
माइंड को रिलैक्स रखो और उसको थोड़ा फोकस करने की, माइंड से काम करवाने की आदत डलवाओ। डेफिनेटली। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने माइंड से काम करवाने की आदत डलवाओ, आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसका कुछ काम है। तो आपको एक मशीन दे दी है सुपर पावरफुल, आपको उसे यूज करना आना चाहिए। क्योंकि मैंने बताई हम जस्ट ऑर्गेनिक मैटर है, अर्थ पे आए हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। तो उस टेम्पररी पीरियड में हमें क्या करके जाना है वो हमें खुद डिसाइड करना है। तो हाँ, और कुछ भी जो है छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ये है आंसर। मिल गया देवाशीष? डेफिनेटली सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं सर बढ़ना चाहूँगा। जो हमारे जो सीनियर्स या बहुत लोग MBBS कर चुके हैं उनके लिए, और जो आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है सर, कि जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि सर आपकी जो रैंक थी उस पे सर आपको MD मेडिसिन भी मिल सकता था, MD रेडियोलॉजी भी मिल सकता था, इवन हर ब्रांच मिल सकती थी सर जो आप विश करते। तो सर जो लोग देख भी रहे हैं, इवन ब्रांच के लिए कन्फ्यूजन भी होते हैं कि MD डर्मेटोलॉजी क्यों लिया आपने, और मतलब अगर कोई MD डर्मेटोलॉजी परस्यू करने की सोच रहा है या जो इवन कर भी रहे हैं, तो इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं सर उनके लिए, कि वो आगे क्या क्या कर सकते हैं जो MD डर्मेटोलॉजी मतलब सीनियर्स देख रहे हैं या जान रहे हैं सर? देखो, ब्रांच चूज करना, देखो काफी चीजें तो जो है ना, मैं तो यही बोलूँगा, इवन मेरे को हर साल बहुत सारे मैसेज आ ही जाते हैं फेसबुक पे कहीं ना कहीं से और व्हाट्सएप पे कि डर्मा ले लूँ या फिर ये वाली ब्रांच चूज़ कर ले या वो वाली ब्रांच चूज़ कर ले। देखो, मैंने बताया कि ये ना, अगर आप सोशली जा रहे हो कि आपको लोग बता रहे हैं कि देखो भाई रेडियो में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा जॉब है, एनेस्थीसिया में ज़्यादा जॉब है, ये सारे जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये सब बताएंगे आपको। एग्जिस्टिंग वर्ल्ड जो है आपको ये चीज़ें बताएगा, डॉक्टर्स बताएंगे कि कैसे आप इजीली स्टेबल हो जाओगे और कैसे आपके पास पैसा आने लग जाएगा। ये चीज़ें तो देखो है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप स्मूथली चलना चाहते हो तो एक प्लान पहले से बना हुआ है कि आप पैदा हो, स्कूल जाओ, ये करो वो करो, इजीली आसान रास्ते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे इन सब की जरूरत है। एनाटमी वाला भी रेडियोलॉजी वाले से बहुत ज़्यादा कमाता है, बायोकेमिस्ट्री वाला भी, ये तो नॉन क्लिनिकल की बता रहा हूँ। क्लिनिकल में भी आप किसी भी फील्ड में हो, आप इजीली स्टेबल हो सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड कमा सकते हो। तो इस चीज को अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अब इस चीज को उससे रिलेट करना पड़ना ना मुश्किल है, बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी कि आर यू एंजॉयिंग योर वर्क। देखो, अब या तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप थोड़ा उसमें एक्सपीरियंस करके देख लो, या फिर आप ये सोच लो कि आपका मोटिव क्या है। कि मैंने बताया कि आप टेम्पररी हो अर्थ पे और इतने टाइम के लिए हो, तो आप अपना मोटिव डिसाइड कर लो भाई कि मेरे को ये करना है ना। तो इस हिसाब से जब आप सोचोगे तो ऑटोमेटिकली जो है मेडिकल फील्ड में ना इतनी अभी ज़्यादा इनोवेशंस हो सकती हैं, बहुत ही कम काम हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप इनोवेट कर सकते हो और मनी भी बहुत इजीली कमा सकते हो। वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बिलीव मी। आपको पहले वाले पैटर्न पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ब्रांच आपको अच्छी लग रही है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपको पता है तो आप वही चूज़ करो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि मुझे तो अभी ये ही नहीं है, मुझे श्योर ही नहीं है, फिर आप ये सोचो कि आपको क्या चीज़ें करने में मज़ा आता है और वो कौन सी ब्रांच में ज़्यादा है, और फिर आप उसके एस्पेक्ट ढूंढ लो कि हाँ ये लाइफ है मेरी, ये वो, तो मेरे को कौन सी सूट कर जाएगी। मुझे लगता है ये तो आंसर है ब्रांच चूज करने का, इवन फॉर कैरियर चूज करने का। अगर आप कोई भी है, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, तो ये अप्रोच रहनी चाहिए। बाकी रेडियोलॉजिस्ट भी ऐसे हैं जो कुछ बहुत ही कम कमाते हैं। हर तरह के मिस एंड मैच वर्ल्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है। यस सर। मतलब सर एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर कोई परस्यू कर रहा है तो डर्मेटोलॉजी, क्योंकि आप उसमें इतने एक्सपीरियंस है सर, आप ऑलरेडी एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस ब्रांच सर, अगर आप बताना चाहें तो। देखो, अब मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो बताऊंगा ही सब प्रोज एंड प्रोज ही, लेकिन देखते हैं कॉन्स क्या क्या आते हैं मेरे माइंड में। तो बहुत ही बढ़िया ब्रांच है,
Yes, sir. इतनी तेजी से अभी जो है चीजें चेंज हो रही है और इनोवेट हो रहा है, क्योंकि जब मैंने डर्मा ली थी, एक्चुअली मैं इनोवेटिव टाइप का बंदा हूँ। मुझे जो है इनोवेशन से बहुत ही ज़्यादा लगाव और प्यार है, और मुझे उसमें ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करने में, सोचने में टाइम नहीं लगता। यस सर। और डर्मा की जो सिचुएशन है वो, उसमें अभी बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि वो बहुत ही, मुझे पता नहीं है बाकी ब्रांचेस में भी है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी ज़्यादा इनोवेशंस हो रखे हैं या हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन डर्मा में इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब इम्प्रूवमेंट करना ट्रीटमेंट्स में, और नए ट्रीटमेंट्स लाना, या एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालना, जो हमारी फील्ड है, हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके सॉल्यूशन निकालना, वो डर्मा में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल के दोगे तो वर्ल्ड में काम नहीं हुआ होगा। ऐसी हजारों लाखों चीज़ें हैं अभी डर्मा में। तो अगर आपको, मैं तो इसी इंटरेस्ट के साथ जो है मैंने चूज की थी। डेफिनेटली सर। और डेफिनेटली इसके साथ में तो अभी फिलहाल के टाइम पे जो मेरा क्लिनिक है यहाँ, आयुष क्लिनिक सरिता विहार में, इसी वजह से वर्ल्ड में जितने भी एग्जिस्टिंग बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे हमारे क्लिनिक पे होते हैं। सारी की सारी मशीन, लेजर्स वगैरह, पिगमेंटेशन, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, हेयर ट्रांसप्लांट, डिफरेंट लॉट्स ऑफ सर्जरीज, सबका सब कुछ हमारे यहाँ पे होता है। डेफिनेटली सर। मैंने आपके YouTube चैनल पे सारे देखा है कि मैं सर के YouTube चैनल का एक लिंक आप लोगों को ज़रूर डाल के दूंगा बीच में, और आप लोग ज़रूर जाइए देखिए कि बिफोर एंड आफ्टर, मतलब ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, आप देखेंगे जब आप वीडियोस पे और सर की कितने अच्छे प्रोसीजर्स किए हैं, तो डेफिनेटली आप समझेंगे कि सर कितने ही अपनी जो होता है ना कला में निपुण होना है, मतलब इतना बेस्ट आई विल से कि मतलब आप पेशेंट से खुशी से बता सकते हैं। इसमें मतलब यही होता है कि जब आप अंडर प्रेशर अगर ले रहे हैं या आप किसी चीज़ को चूज कर रहे हैं, तो मेरे लिए जो है ये एज अ गेम ही रहता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं काम पे निकल रहा हूँ या ये है। मैं डेली के डेली बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ अपनी ये डर्मेटोलॉजी फील्ड को, और जहाँ पे जो है जब आप रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हो, क्योंकि फाइनल जो है आप डॉक्टर बनने के बाद जब फील्ड में आओगे तो वहाँ पे क्या आता है कि इश्यूज आते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर दोबारा से हजारों कंप्लेंट्स आने लगती है, मतलब लोग पीट रहे हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो क्या होता है ना तब कि एक्चुअली में वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा आपके पास, मान लो पेशेंट आया, तो उस पेशेंट को आप सिर्फ आपसे वो एक ही चीज के लिए आया है कि उसकी कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्यूशन करके दो। आपकी उसकी कम फीस है, ये चीज वो जो है सेकेंडरी देखता है। पहले तो वो ये देखेगा उसको नहीं मतलब है ना। अगर आपको लग रहा है, पेशेंट को मतलब है सिर्फ रिजल्ट से, उसको नहीं चाहिए पता है कि भैया आप कौन सी पोस्ट पे हो, कौन सी आपके पास डिग्री है। मतलब हर तरह के लोग होते हैं, बहुत से लोग ये चीज देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करके आती है रिजल्ट से, क्योंकि वो बहुत घूमते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब उसको मतलब नहीं है, मैं भी हूँ, अपनी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाऊंगा तो मैं ढूंढने जाऊंगा तो मैं अपना सॉल्यूशन ही ढूंढूंगा। मुझे मतलब नहीं है कि भाई ये सामने वाला बंदा या हमारे पास जो पेशेंट आया कि उसको मतलब नहीं है कि आप कौन सी पोस्ट पे हो, कौन सी आपके पास डिग्री है, कौन से आपने अवार्ड जीते हैं, कौन से नहीं जीते हैं, कहाँ से आपने क्या किया है, कौन से बैकग्राउंड से उठ के आप आए हो, आपकी फैमिली लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, आपकी वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है रिजल्ट से। और मेरे को अपने पेशेंट के रिजल्ट के साथ बहुत प्यार है ना। मुझे इसीलिए मतलब मेरा क्लिनिक जो इतनी फास्ट फॉरवर्डिंग जो है, मेरे से सब पूछते कि मेरा क्लिनिक इतना जल्दी इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। और बिलीव मी देवाशीष की मेरे पास इतनी दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, और बनारस से तो इतने ज़्यादा आते हैं कि मुझे लगता है कि वो इतने लोग परेशान होते हैं, मतलब हर 2-3 वीक्स पे उन्हें आना पड़ रहा है, और इतने सारे हो गए, मुझे लगता है एक ब्रांच बनारस में तो खोलनी पड़ेगी। हम लोग आविष की एक ब्रांच बनारस में या लखनऊ में। और एक IAS ऑफिसर आते हैं, वो हर 1 मंथ पे आते हैं बेंगलोर से फ्लाइट करके सिर्फ ट्रीटमेंट लेने बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। बताइए तो सर। ये चीज अगर आप किसी भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, यस सर,
आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चूज कर रहे हैं, यस सर, उसमें अगर आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, यस सर, तो आप हिट हो जाओगे। आपके पास पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट होता है, यस सर, डेफिनेटली, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, वो तो आता है जाता है, ये सब होता रहता है। यस सर, लेकिन जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है वो जो है अपने काम से ही मिलता है। डेफिनेटली सर, देखो मेरी लाइफ में मतलब पहले हम पेरेंट्स के भरोसे थे, फिर 1 रुपया पर डे आएगा, Yes, फिर sir. आपके पास 10 रुपया आएगा, 100 आएगा, 10,000 आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके पास 1 लाख आ रहा हो पर डे। यस सर, और उसके बाद और भी ज्यादा लोग ग्रो करते हैं, कुछों के पास करोड़ों रुपए पर डे भी आ रहा है। बट बिलीव मी, पैसा आने के बाद या ना आने के बाद या जब आप गरीब थे, आपकी लाइफ में, आपके माइंड पे, आपकी लाइफ जीने की हैबिट्स में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। थोड़े बहुत आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बट आपकी लाइफ वो हमेशा सेम ही रहेगी, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। लेकिन जो आपका वर्क है और जो चीज़ आप चाह रहे हो करना, जब आप वो चेंजेस लाते जाते हो तो आपको फील आती है सेटिस्फेक्शन की और सक्सेस की। सक्सेस की फील वहीं से आती है। लेकिन लोग जो ठप्पा लगाते हैं सक्सेस का, वो पैसे देख के लगाते पैसे हैं। देख के लगाते हैं, डेफिनेटली सर, ये तो लेकिन उससे मतलब नहीं है, पैसे देख के ठप्पा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आपका जो सेटिस्फेक्शन जब आएगा आपके वर्क से, आपके रिजल्ट से, आप जो भी करना चाह रहे हो, उसके एक अलग ही मजे होते हैं। डेफिनेटली सर, और वही आपको इम्प्रूव करते जाना है। Definitely. लाइफ यही है, मैंने बताया थोड़े समय के लिए आप आए हो, ऑर्गेनिक मैटर हो। ऑर्गेनिक मैटर है, यस हाँ, सर, और आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं प्रॉब्लम्स के। मेन पर्पस तो यही है। डेफिनेटली। तो सर बनारस का जैसे जिक्र आया है, तो आपने बीएचयू से अपनी एमडी डर्मेटोलॉजी की है, और सर मैं वही जानना चाहूँगा कि सर आईएमएस बीएचयू के आपके एक्सपीरियंस, सच मैं देख पा रहा हूँ कि आप वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट थे इन आपकी डर्मेटोलॉजी रेजिडेंसी, एंड आपने मतलब काफ़ी एक्कोलेट्स हासिल किए हैं। तो सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पीजी, हाउ इज एमडी डर्मेटोलॉजी एज अ पीजी? हाँ, बनारस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है मेरे साथ। बनारस में भी टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, और मतलब वहाँ पे भी जो है हाँ, ये है कि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है, तो बाकी जो है ब्रांचेस भी वहाँ पे है, Yes, sir. तो वो थोड़ा अपना हक चाहते हैं, तो उसके करके मतलब प्रॉब्लम्स थोड़ी बनारस में आती है। बट वो इतना ज़्यादा जो है कोई आपके मैटर नहीं रखता है। लेकिन जो मेन मैटर करता है, आपको कुछ लोग, कुछ टीचर्स होते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, आपके मार्क्स दिला देते हैं, आपकी रैंक्स ले आते हैं। लेकिन मेरे को लाइफ में कुछ टीचर्स ऐसे मिले हैं जो एक आपको फील छोड़ जाते हैं, यस सर, और वो फील जो है आपकी लाइफ जो है चेंज कर देते हैं, कुछ मतलब काफ़ी कुछ चेंज कर देते हैं। तो बनारस में जो है हमारे टीचर एक फील छोड़ जाते हैं आपकी लाइफ में। उन्होंने जो है मुझे सिखाया था कि मेडिटेशन और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की इम्पोर्टेंस। तो मेरी लाइफ में बेशक आप डिफरेंट तरीके से, हमें पता नहीं चलता एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। या तो आपके सामने चीज़ हुई है, आपने अपनी आंखों के सामने रिजल्ट देखा है, तो एक तो आप उस पर विश्वास करोगे। उसके बाद टीवी, सेलिब्रिटी, पड़ोसी, ये वो, मतलब बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बातें दिन रात बोलते हैं आपको। अच्छे से होटल्स में बोलेंगे, टीवी पे अच्छी सी लड़कियां दिखाएंगे, अच्छे अच्छे फेस दिखाएंगे, और अच्छा टीवी दिखाएंगे, अच्छा कैमरा दिखाएंगे, सब कुछ वो बहुत अच्छे से आपको दिखाएंगे। तो मैनिपुलेशन चलता है। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे मान लो सच जानना है तो वो कैसे पता चलेगा। यस सर, डेफिनेटली सर। तो उसका अभी तक का जो बेस्ट वे है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ही है, एंड आई एम टोटली एग्री विद दिस, है ना, कि आप स्टडी करिए, ट्रायल कीजिए, और उसके बाद जो है आपके रिजल्ट्स पब्लिश हो, तो उस पे बिलीव करना इज मच मोर बेटर। तो उसी से ही हमको पता चलता है कि ये सही है या गलत है, किस तरह की स्टडीज है, कहाँ पे कैसे क्या हुआ है। डेफिनेटली सर, ये तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का किस्सा हो गया, क्योंकि आपने जो मतलब एक अचीवमेंट की, बहुत ही काबिले तारीफ़ है सर। और मैं ये जानना चाहूँगा सर, जैसा कि आपका क्लिनिक है सर, आविश सर, हाउ दिस आइडिया ऑफ आविश केम, और मतलब व्हाट इज दिस आविश का मतलब नाम रखने के पीछे और क्लिनिक डालने के पीछे की वजह सर? आविश का जो नाम था, वो जो मैंने एक्चुअली काफ़ी सोचा, काफ़ी पूछा था लोगों से, कि हर कोई जो है अपना क्लिनिक स्टार्ट करता है तो चाहता है कि कुछ नाम हो अच्छा था।
तो जब मैंने जो मेरे जो अविश उसकी फुल फॉर्म है अ वर्ल्ड इन्फर्मरी ऑफ स्किन एंड हेयर। तो इसमें जो है एक एक वर्ड जो है इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली मेरे को तो अब काफ़ी लोग बुलाते भी डॉक्टर अविश ही हैं, और डॉक्टर विजय की जगह वही फेमस होता जा रहा है कि हाँ भाई डॉक्टर अविश, बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो अ वर्ल्ड इन्फर्मरी ऑफ स्किन एंड हेयर जो है मेरा, क्योंकि देखो आपको ड्रीम्स जो है वो बड़े रखने हैं ना। मेरा ड्रीम्स था कि जो मैं अगर आगे जा करके, अभी कोई है ऐसा नहीं है कि हमने जो ड्रीम सोचा वो आज ही पूरा करना है। हमने सोचा भाई 20 साल बाद 30 साल बाद जब भी है हमारा ड्रीम्स पूरा हो, लेकिन हो बड़ा। तो मेरा ये था कि वर्ल्ड में जो है जो अगर मैं ट्रीटमेंट्स या फैसिलिटीज सर्व कर रहा हूँ वो एक दिन वर्ल्ड में हर कोई यूज करे। तो इसीलिए उसमें वर्ल्ड था, अ वर्ल्ड इन्फर्मरी मतलब हॉस्पिटल, एंड आई एम डीलिंग विद स्किन एंड हेयर, तो स्किन एंड हेयर इसमें वर्ड था। अब ए से मैं स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि ए की जो है वो रैंकिंग इजीली हो जाती है। मतलब गूगल के जो पैरामीटर्स हैं उसमें ये होता था पहले कि अल्फ़ाबेटिकली भी आपकी रैंक्स ऊपर आती है। तो ए जो है मैंने ये सोच के चूज़ किया था, तो इसलिए जो है मैंने नाम रखा था अविश, वर्ल्ड इन्फर्मरी ऑफ स्किन एंड हेयर। तो एक देवाशीष ने मतलब जब हम ये भी पूछ रहे थे कि डिफ़िकल्ट क्या है, इम्पॉसिबल क्या है, तो मैं याद है देवाशीष की डिफ़िकल्ट चीज़ें जो मैं वो भी बताना चाहूँगा कि मैंने वर्ल्ड जो हम ड्रीम रखते हैं ना, वो लोग सोचते हैं ना मेरा ड्रीम तो बहुत डिफ़िकल्ट है और इम्पॉसिबल है ना। तो मैं ये चीज़ ना क्लियर करना चाहूँगा कि क्या डिफ़िकल्ट है, क्या इम्पॉसिबल चीज़ें हैं और क्या है ये ना सबके। ये फिर मैंने बताया कि ये माइंड ना आपको बेवकूफ़ बनाता है बहुत ज़्यादा, है ना। और ये जो बेवकूफ़ी का कारण होता है ये यूजुअली हमारे जो इन्वायरमेंट और सोशल ह्यूमन बीइंग हैं हम, तो यहाँ से हमें हमारे माइंड में डाला जाता है, फिर वो माइंड हमें बेवकूफ़ बनाता रहता है। देखो मेरा जो ड्रीम है, जो अभी अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को ये एंट्रेंस निकालना है, ये चीज़ें करनी है, ये तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल ही नहीं है। अगर वर्ल्ड में किसी ने वो चीज़ पहले कर रखी है तब तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर तो इसका मतलब आपका माइंड आपसे झूठ बोल रहा है। अगर किसी ने वो चीज़ कर रखी है तब तो फिर आप कर जाओगे, वो डिफ़िकल्ट नहीं है ना। अब डिफ़िकल्ट चीज़ें मैं उन चीज़ों को मानता हूँ कि जैसे मैं इंडिया में बॉर्न हुआ हूँ, तो मेरी एक टेरिटरी जो है वो बन गई है कि हाँ इंडिया तक जो है ये जो लॉ है और इंडिया तक की जो वो ज़मीन है वहाँ तक में हम चीज़ें जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट करके हम वहाँ तक पे चीज़ें इजीली कर सकते हैं। लेकिन हम इंडिया से बाहर जाते हैं या दूसरे कंट्रीज़ के उसमें करने चीज़ें करते हैं, मतलब दूसरी कंट्री के लोगों के साथ कुछ बिजनेस या कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें उनके रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, उनको फॉलो करना होगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है देन द अपनी कंट्री, है ना। और वो भी अब आज के टाइम पे तो बहुत ईजी होती जा रही है चीज़। ये तो होती है डिफिकल्ट चीज, थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ें। और अब इम्पॉसिबल किसको बोलेंगे? अब मेरे लिए इम्पॉसिबल चीज़ वही होएगी कि जैसे मैं इमेजिन करूं कि मैं तो नहीं भैया, मैं तो अपनी ट्रीटमेंट अर्थ को में जितने लोग हैं उनको तो प्रोवाइड करना चाहता हूं, लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके एलियंस को भी करना चाहता हूं, है ना। तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल चीज़ होगी कि मैं ना अपना प्लैनेट, मतलब नेचर के हिसाब से हमें अर्थ तक रेस्ट्रिक्ट किया है और मैं अपना प्लैनेट छोड़ के दूसरे प्लैनेट को भी कवर करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन अब इलॉन मस्क हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम अपना प्लेनेट तो यूज़ करें और दूसरों का प्लेनेट भी यूज़ करें, मतलब बेशक वहाँ हो या ना हो, लेकिन जो बाकी प्लेनेट है उनको भी हम यूज़ करें, तो उनके लिए वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेरे माइंड ने ये लिमिटेशन मेरे लिए बनाई है कि दूसरा प्लेनेट यूज़ करना इज इम्पॉसिबल, लेकिन उनके लिए नहीं है। तो हमारा एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, उन सब के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई इम्पॉसिबल नाम की चीज़ नहीं है, बस आपको करते जाना है और आपको सोचना नहीं है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है, हजार क्या लाखों प्रॉब्लम आ जाए, हमें तो करना है, तो करना है, हमें तो फोकस नहीं रखना है। यस सर। इन द नेक्स्ट एपिसोड
कोविड पीरियड के दौरान आपकी क्लिनिक पे सर क्या अप्रोच आपकी चेंज हुई? है कि सब ये कि होता रहा कि कोविड टाइम पे पेशेंट कम होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, मेरे पेशेंट बढ़ते ही चले गए कोविड पूरे। इसी पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर ये जो डिमोटिवेशन या डिप्रेसिंग चीज़ें आती हैं इंडिया में प्राइवेट प्रैक्टिस पे आपका क्या मतलब एक व्यू है? तो वहाँ पे क्या है ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है और वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो जो है वो निकल जाता है, वो फिर पेल देगा आपको। डेफिनेटली। तो आप मिथ्स एंड मिस्ट्री, इसी पे सर एक स्पेशल सेक्शन है हमारे पॉडकास्ट का जिसमें हम लोग कुछ मिथ्स पूछेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स जो काफ़ी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स सबको है, जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस मैंने नॉट ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट का पढ़ाई के समय बहुत हेयर फॉल होता है, बहुत हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। तो मिथ है कि सर गंजे हो जाओ तो बाल कम झड़ेंगे, प्याज का रस लगाओ बाल नहीं झड़ेंगे, एग्स लगाओ और मतलब ये सारी चीज़ें करो तो बाल नहीं झड़ेंगे। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर?